तो अनुज जी, सबसे पहले शुरुआत तो आपसे करना चाहूंगी। सबसे पहला सवाल, भोपाल आकर कैसा लग रहा है? भोपाल बहुत अच्छा लग रहा है श्रेया, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जब मैं लैंड कर रहा था, इतना मैंने, आप में से आई डोंट नो कितने लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं। मैंने लैंड करते ही सबसे पहले स्टोरी यही डाली थी कि क्या शानदार सिटी है और निवेश निर्णय के लिए आ रहे हैं हम यहाँ पर, तो बहुत अच्छा लगा। और इतनी ग्रीनरी, काश मुंबई में भी हो तो मजा आ जाए, लेकिन बहुत अच्छा लगा भोपाल आके। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जिक्र भी किया आपने ओपनिंग नोट में। हालांकि आपने ये कहा कि भोपाल को टियर 2 में गिनना सही नहीं होगा, कैपिटल सिटी है ये, लेकिन टियर 2 में जिस तरीके से क्रांति आई है, निवेशकों का रुझान जिस तरीके से बढ़ा है, इस पर आपका टेक क्या है? बिल्कुल, देखिए, मैं सच बताऊं तो हमारी तो रोजी रोटी भोपाल जैसे शहरों की वजह से चल रही है। ये फैक्ट है कि यहाँ पर जिस तरीके की व्यूअरशिप, मतलब जब मैं इंग्लिश चैनल में था तो मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है, हम एक छोटी ऑडियंस को केटर करते थे। हिंदी चैनल में आने के बाद हम एक इतनी बड़ी ऑडियंस को, लार्ज ऑडियंस को केटर करते हैं। और जैसा मैं बता रहा हूँ आपको, रिटेल की क्रांति इतनी जबरदस्त है आज की डेट में। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास तो खैर सारे स्टैटिस्टिक्स होते हैं। आज की डेट में अगर आप हमारे बिजनेस चैनल की व्यूअरशिप देख लें तो 90 से 95% हिंदी चैनल्स की होती है। उसके बाद जो कुछ बचा होता थोड़ा, वो इंग्लिश चैनल्स की होती है। एक चीज मैं कहूंगा कि हम और आप, एक जैसे कहते हैं ना, एक सिक्के के दो पहलू हैं। आपकी वजह से हम हैं, और मैं ये कहूंगा कि आप लोगों की जर्नी में हमने भी कुछ रोल प्ले किया है थोड़ा बहुत पिछले 4-5 साल में। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग भरोसे के साथ चैनल पर जो भी एडवाइस दी जाती है, जो भी कॉल दी जाती है, उस पर लोग एक्ट करते हैं। कई बार वो कॉल सही होती हैं, कई बार वो कॉल्स गलत होती हैं, लेकिन भरोसे के साथ लोग उस पर एक्ट करते हैं। और एक और एग्जांपल मैं आपको दूं, जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी, गुरमीत और कमल जी, मैं जब मार्केट का टर्नओवर एक बार 5,000 करोड़ पहुंचा था तो मुझे लगा था 5,000 करोड़ का टर्नओवर हो गया। निफ्टी अगर महीने में 150 पॉइंट घूम जाता तो लगता था कि निफ्टी 150 पॉइंट घूम गया महीने में। आज की डेट में 3 मिनट निफ्टी 150 पॉइंट ना घूमे तो लगता है यार मार्केट चला नहीं, यार मजा नहीं आ रहा। जब मैं शुरुआत की थी तो उस समय लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन होती थी 20 साल, शॉर्ट टर्म की डेफिनेशन होती थी 3 साल, और एकदम अल्ट्रा शॉर्ट टर्म की डेफिनेशन होती थी 1 साल। आजकल लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन होगी बीटीएसटी, है ना? बीटीएसटी करो तो लॉन्ग टर्म हो गया। और अगर 3-4 घंटे स्टॉक ना चले तो लगता है यार स्टॉक लिया था, चला नहीं, चला क्यों नहीं? लेकिन लोगों में पेशेंस भी है, ऐसा नहीं है। वो उनको पता है कि चलिए आज नहीं चलेगा, कल परसों चल जाएगा, अगले हफ्ते चल जाएगा। और इसमें एक और अच्छी चीज ये रही है कि अगर लोगों ने अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है तो लोगों ने बहुत पैसा बनाया। अब अगर आप बिल्कुल ही अनलक्की रहे और अगर आपने बहुत ही अनलक्की होकर कोई वोडाफोन पकड़ लिया या कोई कुछ और पकड़ लिया तो फिर तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर आपने खराब से खराब स्टॉक भी पकड़ा, सपोज करिए निफ्टी का सबसे खराब स्टॉक भी पकड़ लिया आपने और उसमें बने रहे, तो रीजनेबल पैसा बना। फिर भी अच्छे स्टॉक्स पकड़ लिया आपने, और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपने मतलब पुश्तों की वेल्थ बना ली पिछले 4 साल में। लेकिन एक बात तो तय है कि हमारी मार्केट चली है इस बार रिटेल के पैसे से, और रिटेल का पैसा आ रहा है, इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इनफैक्ट अभी जो रिसेंट इंस्टेंस हुआ जेन स्ट्रीट वाला, उसमें भी बहुत लोगों ने कहा था कि क्या ये सही हुआ, गलत हुआ। तो आई थिंक एक हमको भी जरूरत है कि थोड़ा सा इस चीज की बात करें कि इतना पैसा अगर बाहर जा रहा है और लोग लूज कर रहे हैं इतना पैसा, तो उसको रोकने की जरूरत है। तो वो भी एकदम सही कदम था। और ओवरऑल आई थिंक आई एम वेरी श्योर कि अगले 10 साल में ये रिटेल का जो पैसा आ रहा है, एक साल पहले 16,000 करोड़ की एसआईपी बुक थी, पिछले महीने जो नंबर आया 28,000 करोड़, 28,800 करोड़ का एसआईपी नंबर था। मुझे हैरानी नहीं होगी श्रेया, मैं लिख के दे रहा हूं आपको, अगले साल मैं भोपाल आऊंगा, आज के ही दिन ये नंबर 50,000 करोड़ क्रॉस कर चुका है। बिल्कुल इम्प्रेसिव। गुरमीत जी, सवाल मेरा सेम आपसे यही है। आप इतने सालों से मार्केट ट्रैक कर रहे हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं,
टियर 2 सिटी से कैसे रिस्पॉन्स मिले हैं आपको, और आप जब इंटरेक्ट करते हैं तो क्या लोग रोक कर आपको टिप्स पूछते हैं या फिर मार्केट एनालिसिस आपसे मांगते हैं? मेरी जर्नी तो एक्चुअली एमपी से शुरू हुई है। मैं सागर का रहने वाला हूँ, जो भोपाल से 2-3 घंटे दूर है। और कभी सोचा नहीं था कि हमारा डिपार्टमेंटल स्टोर था, मैं तो मनियारी होजरी का सामान फादर के साथ बेचता था, कि यहाँ आके स्टॉक मार्केट की बातें करूँगा। बट गॉड हैज़ बीन काइंड। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक रेवोल्यूशन है, जैसा अनुज ने बोला। 3 करोड़ लोग थे कोविड के पहले मार्केट में, आज 11 करोड़ लोग हैं। तो जितने इन्वेस्टर्स 40 साल में आए, और आप देखिए 100 का सेंसेक्स 82,000 हो गया, 820 गुना हो गया। उसके बाद भी लोगों को कन्विंस करने के लिए आपको लोग पूछते हैं बाजार का क्या लग रहा है। अरे बाजार का तो ठीक ही लग रहा है, आप अपना बताओ क्या लग रहा है। तो मैं अभी फ्लाइट में था, तो मेरे साथ किस्मत अच्छी थी, शिवराज सिंह चौहान जी फ्लाइट में थे। तो एक किसी की फ्लाइट छूट गई, उनके बाजू में किसी को फोन आया, बोला कि अरे तुम आए नहीं। बोला यार मेरी फ्लाइट छूट गई। बोला छूटा तू है, फ्लाइट तो टाइम से जा रही है। तो मार्केट भी यही है, मार्केट तो अपने पेस पे बढ़ रहा है। मैं अनुज से एक बार बात कर रहा था, हर 10 साल में निफ्टी सेंसेक्स हो जाता है। तो मैंने 2002 में जब 3 में करियर शुरू किया, एमबीए किया था, तो निफ्टी 2000 था, सेंसेक्स 5000 6000 था। 2014 में जब मोदी जी आए तो निफ्टी 6000 था, सेंसेक्स 25000 था। आज निफ्टी 25000 है, सेंसेक्स 82,000 है। तो एक चीज मैं प्रिडिक्शन कर देता हूं, निफ्टी जो है 85,000 हो जाएगा 10 साल बाद। अब आप देख लीजिए आपको उसमें कितना पैसा बनाना है, राइट। प्रॉब्लम यह है कि हम इसको रोज देखते हैं। और मेरे एक बहुत अच्छे क्लाइंट थे, उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात बोली थी। उन्होंने बोला था गुरमीत, जल्दी में है स्टॉक मार्केट में, अगर आराम आराम से पैसा बनाएगा तो 15 साल लगेंगे, जल्दी में है तो 25 लगेंगे। तो 10 साल ये समझने में लगेगा कि पैसा जल्दी नहीं बनता है। तो मुझे लगता है हमारा पर्पस ये है यहाँ पे और ये डिस्कशन का, कि इसमें थोड़ा जितना देर से बनेगा उतना मजा आएगा, उतना जितना कहते हैं ना खाना धीमी आंच में जितना उतना स्वादिष्ट बनता है, पोर्टफोलियो भी वैसे ही है। पेशेंस इज द की गाइस। कमल जी, आपसे सवाल ये कि निवेश निर्णय का थॉट कैसे आया आपको, और साथ ही आपने भोपाल शहर पहले क्यों चुना? सबसे पहले तो मैं पूरे चॉइस परिवार की ओर से भोपाल में पधारे हुए सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सीएनबीसी चॉइस ने जब प्रोग्राम प्लान किया तो कहां से शुरू करें, तो कहते हैं कि ब्रह्म स्थान से कोई काम शुरू किया जाए तो अच्छा होता है। भोपाल हिंदुस्तान का ब्रह्म स्थान है, देश के सेंट्रली लोकेटेड है। मध्य प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है, जैसा कि यहाँ की संख्या बता रही है। और जो अनुज जी ने भी कहा, गुरमीत जी ने भी कहा, हिंदुस्तान में अब वो चलन खत्म हो गया है कि कैपिटल मार्केट बॉम्बे तक सीमित है। देश के हर कोने में कैपिटल मार्केट, उसमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, अभी आपको सरप्राइज होगा कि सबसे ज्यादा डीमेट अकाउंट यूपी में खुल रहे हैं, जहां कभी कैपिटल मार्केट की कोई बात नहीं करता था। निवेश निर्णय जैसे प्रोग्राम का जहां तक सवाल है, हम लगातार देखते हैं कि हिंदुस्तान सेविंग्स के मामले में दुनिया में नंबर 1 देश है। हमारे यहां एक बेसिक नेचर है कि हम सेविंग्स पे फोकस करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने उस सेविंग्स को वेल्थ में कन्वर्ट करने के बारे में कभी नहीं सोचा। पड़ा है, एफडी में पड़ा है, हमने उन ऑप्शंस पे कभी ट्राई ही नहीं किया कि गोल्ड भी खरीदा जा सकता है क्या, इक्विटी में भी किया जा सकता है, ईटीएफ लिया जा सकता है क्या, जो अदर एसेट क्लास है उस पर काम किया जा सकता है क्या। उसके बाद में धीरे धीरे जब ये टीवी चैनल्स, अनुज भैया जैसे लोग टीवी पे आए, उन्होंने बताना शुरू किया, म्यूचुअल फंड्स के बारे में लोगों को बताना शुरू किया, तो लोगों को समझ में आया कि नहीं, खाली एफडी के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है जहां हम अच्छा पैसा बना सकते हैं और हम सेविंग्स को वेल्थ में कन्वर्ट करने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन चूंकि जैसे ही आप एक नए दौर में जाते हो तो सबसे ज्यादा जो काम फास्ट होता है फ्रॉड। लोगों ने जैसे ही सोचना शुरू किया, उनके पास टिप्स या उन सब की बाढ़ आनी शुरू हो गई, तो जो हार्डकोर सेविंग्स वेल्थ में कन्वर्ट होनी थी वो लॉस में कन्वर्ट होने लग गई। तो एक जिम्मेदार ब्रोकिंग हाउस होने के नाते और एक जिम्मेदार चैनल के साथ हमें लगा कि हम लोगों के पास जाएं,
उनसे इस विषय में बात करें कि आपको आपकी सेविंग्स को, आपकी जो हार्डकोर इनकम है उसको वेल्थ में तो कन्वर्ट करना है, लेकिन आपको उसको गलत रास्ते से नहीं करना है। जैसा गुरमीत जी ने बताया कि धीरे धीरे चलोगे तो 15 साल में बनेगी, जल्दीबाजी करोगे तो 25 साल लगेंगे। दिस इज द रियल फैक्ट। बहुत बार ऐसे सवाल आते हैं, साहब कोई शेयर बताओ जो 10 गुना हो सकता हो। अरे भाई 7% में तूने एफडी बनाने के लिए रेडी है, पर शेयर चाहिए तेरे को 10 गुना वाला। और शेयर लिया, वो 25%, 30%, 40% बढ़ गया, 40% नहीं वसूल करना है, और वो 40% से टूट के 30% पे आ गया, 30% भी रिटर्न बन रहा है, लेकिन वो कैलकुलेट उस ऊपर वाले से करने लग जाता है जो उसका कोई लेन देन ही नहीं है। तो ये सब जो भ्रांतियां हैं लोगों में, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश की है कि अपने लोगों तक पहुंच सके, उनको अपने परिवार का हिस्सा बना सके, और जो कुछ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड कर रहे हैं चीजें, जो कुछ भी ज्ञान इस बाजार ने, मां सरस्वती ने दिया है, वो लोगों के साथ शेयर कर सके। दैट इज द थॉट बिहाइंड दिस प्रोग्राम बेसिकली। वंडरफुल थॉट सर, वंडरफुल थॉट। और चॉइस अभी 500 में आ गया, एनएससी 500 में। जी सर, आप सबको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कल ही एनएससी ने अपनी नई लिस्ट जारी की है, जिसमें चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड जो हमारी पेरेंट कंपनी लिस्टेड है, उसका स्टॉक एनएससी 500 का जो इंडेक्स है उसमें शामिल हुआ है। थैंक यू भैया। अनुज जी, वापस आपके पास आना चाहूंगी। 22-23 सालों का आपका अनुभव मार्केट में, सबसे मेजर चेंजेस, बड़ा चेंज आपको मार्केट में इतने सालों में क्या नजर आया? आई थिंक बड़ा चेंज तो यही है कि शायद देखिए ये रूम पूरा भरा हुआ है आज, इससे बड़ा चेंज क्या होगा। मतलब सैटरडे इवनिंग को जहां लोगों के पास इतनी चीजें हैं करने को, आप फाइनेंशियल मार्केट के प्रोग्राम में आए हैं। 1000 लोग से ज्यादा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इस समय पर, ऊपर भी भरना शुरू हुआ है अभी। मतलब इससे बड़ा चेंज क्या हो सकता है ना। वैसे जो कमल जी ने बात की ना, उसमें मैं आपको एक अपनी पर्सनल स्टोरी बताता हूँ। तो मैं ना, मुझे मेरी बिल्डिंग के जो सेक्रेटरी हैं उनका फोन आया, और उन्होंने कहा कि अनुज जी शाम को फ्री हैं क्या। मैं कहा कि सर बताइए क्या हुआ। बोला नहीं, वो हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड के हेड है ना, वो रिटायर हो रहे हैं, तो उन्हें आपसे कुछ सलाह लेनी है। तो मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो दे देंगे सलाह। तो आए वो मेरे पास बैठे, तो मैंने बोला अच्छा पर्पस क्या है आपका। बोले सर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। मैं कहा हाँ, लेकिन पर्पस क्या है। बोले सर वो मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों बेटियां अभी स्कूल में हैं, आगे वो कॉलेज जाएंगी, उनकी शादी करनी है, तो ये पर्पस है। तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा चलिए अच्छा पर्पस है। तो मैं कहा बोला आपका होराइजन क्या है। बोले मेरा होराइजन 10-12 साल का है। मैं कहा चलो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने उनसे पूछा कि फिर आप रिटर्न कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला सर ज्यादा नहीं, 15%। तो मैंने मन में सोचा, मैंने कहा कि चलिए ठीक है, मतलब होराइजन अच्छा है, पर्पस अच्छा है, कॉर्पस भी ठीक ठाक है, और एक्सपेक्टेशन भी रियलिस्टिक है। 15% मतलब वैसे थोड़ा ज्यादा हो गया, 12% 13% के, तो बोले 15% थोड़ा ज्यादा हो गया। मैं कहा ठीक है, देखिए थोड़ा अग्रेसिव है 15%, लेकिन कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड्स, कुछ डायरेक्ट इन्वेस्टिंग, कुछ स्मॉल कैप, कुछ मिड कैप, इसके थ्रू करेंगे तो हो जाएगा, 15% का हो जाएगा। 15% एनुअल अगर आप करेंगे तो इतने साल में। तो उन्होंने मुझे रोके बोला अनुज जी सॉरी आप थोड़ा गलत समझ रहे हैं। मैं क्या हुआ। बोले 15% एनुअली नहीं। मैं तो बोले 15% पर मंथ। तो मैंने कहा कि सर ऐसा है, अगर आपको मिल जाए ना आप मुझे बता देना, मैं अपनी नौकरी छोड़ के मैं वहां चला जाऊंगा। मैंने कहा मैं तो नहीं कर पाऊंगा। तो फिर खैर मैंने 2 हाथ जोड़े। खैर वो भी एक फेज था, लेकिन आपने बोला सबसे बड़ा चेंज क्या आया। सबसे बड़ा चेंज यही आया, आज की डेट में लोग करेक्शन से डरते नहीं है, मार्केट में करेक्शन को हेल्दी मानते हैं। आई थिंक 2007-8 की वो जो मार्केट थी, जो करेक्शन थी, आई थिंक गुरमीत को अच्छे से याद होगा, कितने लोग मार्केट से कंप्लीटली बाहर हो गए थे और वो मार्केट में वापस आ नहीं पाए। इस बार एटलीस्ट वो नहीं हुआ। इस बार हर मार्केट करेक्शन में लोगों ने उल्टा और पैसा ऐड ही किया। तो ये आई थिंक सबसे बड़ा फर्क, सबसे बड़ा चेंज यही है। एक और चेंज है हमारे टाइम पे, अब जैसे कमल जी बता रहे थे, बीएससी पे इंफॉर्मेशन आई, आपके व्हाट्सएप पे आ गया, सब कुछ हो गया। हमारे टाइम पे वो डायल अप इंटरनेट होता था, वो बीएससी की साइट खोलने में ही 1 घंटा लग जाता था। वो साइट खुलती थी, उसके बाद हम जाके हीरो मोटो की सेल्स नंबर आए वो ढूंढते थे, उसके बाद डालते थे, उसके बाद कभी स्टॉक में रिएक्शन आता था। आज की डेट में तो मेरे को हैरानी होती कई बार
कि वो बीएससी की साइट पे कोई न्यूज आती है, बाय द टाइम मैं उसको खोल के पढ़ पाता हूं स्टॉक में रिएक्शन मैच्योर हो चुका होता है। इतना ज्यादा एआई और इतना ज्यादा उसमें सब आ गया है आजकल, तो इसमें अब गेम जो है ना वो काफी सिंपल हो गया है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, और अगर आप इंफॉर्मेशन वाली ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो फिर आप लोग मशीनों से लड़ रहे हैं, और टर्मिनेटर 2 अगर किसी ने देखी, मशीनों से लड़के कोई फायदा नहीं होगा। तो इसके लिए रिटेल को भी अब एक चीज समझ में आ गई है कि ट्रेडिंग में तो हम शायद ना भिड़ पाए, लेकिन इन्वेस्टिंग में हम भिड़ सकते हैं और अच्छा पैसा बना सकते हैं। एक और चीज बताऊं मैं आपको, नितिन जी ने जो बात कही कि जिसके पास सबसे पहले इंफॉर्मेशन आती है वो सबसे ज्यादा पैसा बनाता है, ट्रेडिंग में वो सही है। लेकिन एक और चीज बता दूं मैं आपको, इन्वेस्टिंग में उससे ज्यादा पैसा वो कमाता है जो पूरी इंफॉर्मेशन देखने के बाद उसके बाद डिसीजन लेता है। आप स्टॉक में रिएक्शन आ जाने दीजिए, क्योंकि ट्रस्ट मी, जो पहले से पोजीशन लेके बैठा है ना, वो न्यूज आती है सबसे पहले बेचेगा, और उसके बाद आपको मौका मिलेगा। एक बार वो बंदा बाहर होगा ना, उसके बाद अगर आपने उस न्यूज को सही से पढ़ लिया, सही से समझ लिया, उसके बाद हाँ ये जरूर है कि आपको ये जरूर लगेगा कि काश मुझे ये न्यूज कल मिल गई होती, ये हमेशा फीलिंग आएगी। लेकिन उस काश फैक्टर को दूर करिए, न्यूज समझिए, भले ही 10% महंगा लेने को मिले, लेकिन अगर आप उस न्यूज को सही से समझ पाएंगे और उसमें इन्वेस्ट करेंगे, बहुत पैसा बनेगा मार्केट। अग्री, टोटली अग्री। अब यही गुरमीत सवाल जी- पे मैं 2 मिनट बोलना बिल्कुल चाहूंगा। बिल्कुल जी। मुझे लगता है कि पिछले 20-25 सालों में जो सबसे बड़ा चेंज आया है, वो चेंज आया है परसेप्शन का और रिटेल पार्टिसिपेशन का। अगर आज से 25 साल पहले अमेरिका वाले फूफा जी अगर नाराज हो जाते तो इंडिया में ब्लड बाथ हो जाता था, और हर आदमी बोलता सरकार कुछ नहीं कर रही है, ये क्या हो गया, कुछ भी है मान लो आप तो कैसे भी करके, ये बाजार नहीं टूटना चाहिए। आज अमेरिका के फूफा जी कितने भी नाराज हो जाएं, ये रिटेल का पावर है कि न तो बाजार ने उसको कोई सम्मान दिया, और आप किसी भी इन्वेस्टर से पूछ लीजिए कि ये साहब टैरिफ का क्या इंपैक्ट होने वाला है, उसका आखिरी जवाब ये होगा कि इंडिया ज्यादा पावरफुल होगा। हमने जो हमारी डिपेंडेंसी थी, जो अनुज भैया ने बोला कि पहले जब गोरों को छींक आती थी तो हमारे यहाँ बुखार हो जाती थी, अभी उन सबको मलेरिया हो रखा और हमको छींक तक नहीं आती है। तो ये जो पावर आया है ना, ये इस रिटेल के कारण आया है। जो 2 करोड़ डीमेट अकाउंट थे, जो 20 करोड़ डीमेट अकाउंट हो गए, जो 40-50 लाख म्यूचुअल फंड में लोग थे, वो 5 करोड़ लोग म्यूचुअल फंड में आ गए। और जो अभी गुरमीत जी ने जैसे बताया कि 28,500 30,000 करोड़ रुपए महीने के, 1000 करोड़ रुपए रोज के, और अगर मैं मार्केट ओपन के हिसाब से बोलूं तो 20 दिन मार्केट ओपन होता है, 1,500 करोड़ रुपए रोज के खाली एसआईपी से कलेक्शन आ रहा है। उसने इंडिया को वो ताकत दी है कि अभी कोई फूफा कैसे भी नाराज हो जाए, शादी नहीं रुकेगी। रसगुल्ले पे पर विवाद नहीं होगा। गुरमीत जी, सवाल आपसे, जैसे कि अनुज जी ने भी मेंशन किया, कमल जी ने भी मेंशन किया, रिटेल पार्टिसिपेशन अच्छी खासे बढ़े हैं, एसआईपी के आंकड़े भी आप सामने रख रहे थे। सवाल ये कि क्या उनके पास इक्विटी ही एकमात्र ऑप्शन बचा है? रियल एस्टेट काफी महंगा हो गया है, क्रिप्टो की ज्यादा जानकारी नहीं है, एफडी से रिटर्न नहीं आ रहा, ये एक बड़ी वजह है? नहीं, मेरे को लगता है कि हमें ना यंग पॉपुलेशन को थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा। देखिए, भारत में एवरेज एज 29-30 ईयर्स है। हाँ, 30 ईयर्स एवरेज एज है। अभी जो नई जनरेशन है, इसको आप एफडी में 9% भी दे दीजिए, ये गोल्ड बार नहीं खरीदेगा, ये प्लॉट जाके नहीं खरीदेगा, और ये एफडी नहीं करेगा इन्वेस्ट। दूसरा, ये 8 या 9 घंटे इसका स्क्रीन टाइम है। ठीक है, जब ये 8-9, तो पीटर लिंच एक बात बोलता है, बिजनेस इज वेयर द कंज्यूमर इज। तो आज जैसे मेरे फादर हैं, वो खुद जाके चिकन खरीदते हैं कि भाई अच्छा चिकन मिलेगा, देख के आएंगे, मैं उसको ऑर्डर कर दूंगा, मेरा बेटा कहेगा ब्लिंकिट पे दे देते हैं, 50 रुपए एक्स्ट्रा दे देते हैं, मेरे को 15 मिनट में। तो ये जो थर्ड जनरेशन है, ये एक्स्ट्रा प्रीमियम देने को तैयार है। आज आप भोपाल में आएंगे तो जो मेरे फादर, मैं उनको बोलूंगा यार ताज लेक फ्रंट में रुकना है, तो बोलेगा यार कैसी बातें कर रहे हो, भोपाल में थोड़ी मैं 15,000 रुपए नाइट दूंगा। लेकिन जो मेरा बेटा है वो बोलेगा कि नहीं चलेगा ये, राइट। तो ये जो सेकंड जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, ये कंज्यूम करेगी, ये प्रीमियम देगी, और ये सर्विसेज के लिए वैल्यू करेगी। तो आपको एक जो मुझे चेंज दिख रहा है, वो ये दिख रहा है कि हम प्रीमियमाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, और इसलिए और उनका रिस्क टेकिंग एपेटाइट भी अनुज बहुत बड़ा है। तो वो घबराते नहीं है, जैसा मनीष जी ने भी बोला। थर्ड एक जो मुझे फर्क लग रहा है कि धीरे धीरे हम एजुकेशन से, ये जो क्विक मनी सिंड्रोम था,
इसका कम होना जरूरी है। आप देखिए ड्रीम 11 पे 28 करोड़ लोग हैं, SIP 5 करोड़ लोग कर रहे हैं, सबको रातों रात पैसे बनाने हैं। तो आई थिंक एक वो उस पे अगर थोड़ा सा अब सरकार ने स्टेप लिया फाइनली कि भाई ऑनलाइन गेमिंग बंद करना पड़ेगा, तो मुझे लगता है जो ये क्विक रिच मनी स्कीम्स हैं, इस पे जो एक अवेयरनेस कैंपेन आएगा, इससे आप सोचिए वो जो इन्वेस्टर बेस है, जब ये उसमें से कुछ पोर्शन अगर SIP करने लग गया, और मैं हमेशा बोलता हूं, मैं अनुज से बात कर रहा था, 2030-32 का जो भारत है उसमें आप देखिए $10 ट्रिलियन की GDP होगी, हमारा सेविंग रेट 20% है, मतलब हम $2 ट्रिलियन सेव करते हैं, अभी सिर्फ 8% पैसा आ रहा है। आप मान लीजिए सिर्फ 10-15% ही पैसा आएगा, $300 बिलियन का डोमेस्टिक फ्लोज होगा मार्केट में। फूफा तो छोड़िए, फूफा चाचा ताया सबको देखना बंद कर देंगे। जो बात गुरमीत कह रहे हैं ना, वैसे बाय द वे हम चारों में से 28-29 से कम की सिर्फ शेयर है, बाकी तो हम सब वो उस एवरेज एज से बहुत ऊपर आ चुके हैं। लेकिन जो बात गुरमीत ने कही ना, उसमें मैं एक स्टैट ऐड करता हूं। आप लोगों को पता है हम इस समय एक उस फेज में है जिसे हम कहते हैं गोल्डन एज। गोल्डन एज का मतलब पता है क्या आपको? हमारे पास इस समय सबसे यंग पॉपुलेशन है और सबसे ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन है। हमारे देश की पॉपुलेशन का 50% से ज्यादा हिस्सा वर्किंग है। अभी जापान में देखा होगा आपने, जापान की पॉपुलेशन कम हो रही है, जापान में बर्थ से ज्यादा डेथ्स हो रही हैं बेसिकली। इस नंबर की सिग्निफिकेंस क्या है? ये नंबर जापान में 1960s में आया था, चाइना में ये नंबर 1980s में आया था। चाइना ने देख लीजिए पिछले 25 सालों में क्या प्रगति की है। अगले 25 साल भारत के बिलोंग करते हैं, मान के चलिए अगले 25 साल। और हमें ना, जैसे कहते हैं ना, हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस गलतियां नहीं करनी है, बाकी तो सब अपने आप हो जाएगा। इस देश में इतना पोटेंशियल है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा, बस गलती नहीं करनी है। गलती का जिक्र किया अनुज जी आपने। सवाल कमल जी आपसे ये कि अभी जैसा कि गुरमीत जी ने भी मेंशन किया, सरकार काफी कदम ले रही है, सेबी की तरफ से जो रेस्ट्रिक्शंस निवेशकों के हितों के लिए उठाए जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है मोटिव क्या है सेबी का उसके पीछे? रिटेलर्स को ट्रेडिंग के बजाय इन्वेस्टमेंट की तरफ शिफ्ट करना एक बड़ा कारण है? देखिए, जब भी रेगुलेटर एक्टिव होता है और कोई भी इंडस्ट्री है जिसमें रेगुलेशंस आते हैं और वो अगर स्ट्रांगली फॉलो होते हैं, वो इंडस्ट्री सबसे ज्यादा फ्लरिश करती है। बिल्कुल। रेरा के बाद में रियल एस्टेट पे कॉन्फिडेंस, लोगों का पार्टिसिपेशन मल्टीफोल्ड हुआ है। सेबी के बाद कैपिटल मार्केट में, सेबी के पहले कैपिटल मार्केट में क्या वॉल्यूम था, क्या ट्रेडिंग थी, और आज क्या वॉल्यूम है, क्या ट्रेडिंग है। पिछले 3-4 सालों में सेबी ने जो प्रोएक्टिवली जो स्टेप्स लिए हैं, क्योंकि ये जो रिटेल का जो पार्टिसिपेशन बाजार में आ रहा है, एक चीज तो तय है कि वो रिटेलर को अनुभव आने में टाइम लगेगा, उसको पूरी समझ नहीं है। वो देख के, सुन के, रील देख के, इन्फ्लुएंसर्स को सुन के मार्केट में तो आ जा रहा है, लेकिन इस मार्केट की जो इनडेप्थ, आज अनुज जी को 25 साल 30 साल हो गए, गुरमीत जी को 25-30 साल हो गए, 20-25 साल मेरे को हो गए। हम भी रोज सुबह उठ के कुछ नया सीखते हैं। अनुज जी ने थोड़ी देर पहले बताया कि हर बार सही नहीं होती, गलतियां हो जाती है। वो गलतियां स्वाभाविक है, और वो कब है? जब उनके पास 25 साल का अनुभव है, उसके बाद भी वो एक्सेप्ट करते हैं कि गलतियां हो जाती है। तो जो यंग जनरेशन जो आ रही है, जिसमें एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा है और अनुभव कम है, उनको अगर थोड़ा सा रोका नहीं गया या उनको राइट डायरेक्शन नहीं दिया गया, तो हो सकता है कि वो गलत ट्रैक पे चले जाए। तो रेगुलेटर जो भी स्टेप्स ले रहा है, एज ए ब्रोकर और एज ए रेगुलेटेड एंटिटी, हम देख रहे हैं कि इसका बहुत पॉजिटिव फायदा हुआ है। सेबी ने जब 2-3 साल पहले जो लिमिट है, ब्रोकर्स क्लाइंट को कोई 20 टाइम लिमिट देता था, कोई 25 टाइम लिमिट देता था, और मार्केट में 1-8% का मूवमेंट आते ही सौदा काटना, वो पैनिक सेल शुरू हो जाती थी। आज 5%, 4% भी मार्केट टूट जाए ना, तो पैनिक सेल नहीं आती, क्योंकि सेबी ने जो मल्टीफोल्ड जो लिमिट देने का कल्चर ही खत्म कर दिया। आपके अकाउंट में जितना मार्जिन है उतनी लिमिट मिलेगी। तो वो जो पैनिक सेल होती थी, उससे जो क्लाइंट पैसा तोड़ता था, वो खत्म हो गया। तो धीरे धीरे सेबी जो भी स्टेप्स ले रही है, अल्टीमेटली हो सकता है, कई बार क्या होता है, इंथुजियाज्म में अपने को लगता है कि यार मैं कर रहा था, उसको क्या है, मेरा पैसा था, लेकिन
बिकॉज ए जिम्मेदार रेगुलेटर और जिस तरीके से चीजें हो रही है मुझे बहुत अच्छा भविष्य दिखता है और नए लोग आ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनेगा। एक और चीज मैं ऐड करना चाह रहा था, आपने पूछा और क्या चेंजेस हैं। गुरमीत, अगर ये प्रोग्राम 20 साल पहले हमने किया होता ना, यहाँ पे 100% ऑडियंस मेल होती। आज मैं देख रहा हूँ एटलीस्ट 25% ऑडियंस यहाँ पर फीमेल है। ये ट्रस्ट मी, ये बहुत बड़ा फैक्टर, ये बहुत बड़ा चेंज होने वाला है आगे जाकर। अगर हमारी जो विमेन ऑडियंस है वो पार्टिसिपेट करेंगी मार्केट में ज्यादा से ज्यादा, ये मार्केट का भी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो जाएगा। मैं तो चाहता हूं, मुझे एक बार किसी ने ना सवाल पूछ लिया था, मैं एक इवेंट में गया था, मुझे किसी ने सवाल पूछ लिया था कि सर इतनी महिलाएं मार्केट में आ रही हैं तो ये फिर अगर वो सब मार्केट में आएंगी तो फिर घर का काम कौन करेगा। तो मैंने बोला घर का काम आप करिए, उनको मार्केट चलाने दीजिए, आपसे बेटर ट्रैक रिकॉर्ड उनका होगा। मैंने कहा ये जो 90% है ना, ये 90% अपने आप कम होकर 50% पे आ जाएगा अगर आप उनको मार्केट चलाने दें और आप खुद का घर का काम करने लगे। और अनुज, वुमेन आर बेटर मनी मैनेजर्स। आप घर का वो अच्छा, गवर्नमेंट की भी आप सारी स्कीम दीजिए, लाडले भैया नहीं है, लाडली बहना है। तो वुमेन आर फार बेटर मनी मैनेजर्स। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। आप देखिए गोल्ड की इन्वेस्टमेंट देखिए आप उनकी घर पे, ऑल फीमेल्स। अभी गोल्ड ने इक्विटी मार्केट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो आई थिंक जितना पार्टिसिपेशन बढ़ेगा उतना मार्केट के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल, ये तो एक्चुअली भगवान जी ने ही कर दिया। लक्ष्मी, धन लक्ष्मी जी के पास है, बुद्धि सरस्वती जी के पास है, शक्ति दुर्गा जी के पास है, जेंट्स के पास क्या है? कुछ भी नहीं। एक के ऊपर सांप डाल दिए, एक को सांप के ऊपर बिठा दिया, बेटा हिलना ही नहीं। तो यत्र नारियत पूछते तत्र रमनते देवता, हम सदियों सदियों से बोलते आ रहे हैं। तो डेफिनेटली जिस दिन नारी शक्ति ने इकोनॉमी का भार उठाना शुरू कर दिया, और वी आर वेरी फॉर्चुनेट पीपल कि हमारी वित्त मंत्री है वो एक महिला है, हमारे कार्यक्रम की कोऑर्डिनेट करने वाली। तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छी पहल है और नेचुरली ये देश की इकोनॉमी को बहुत अच्छी रफ्तार दे रहा है। जो अभी मैं म्यूचुअल फंड के आंकड़े भी बता रही थी, तो महिला निवेशकों की हिस्सेदारी 25% हो गई है। तो आंकड़े काफी इंप्रेसिव है। अब थोड़ा आज के मार्केट की बात करें गुरमीत जी, जीएसटी रिफॉर्म्स का डोज जो बाजार को मिला है, और आपने देखा 3 महीने में भी बाजार में करेक्शन थी लेकिन रिटेल पार्टिसिपेशन रहे हैं। अब ऐसे मार्केट को कैसे अप्रोच करें और कैसे हम पोर्टफोलियो अपना मैनेज करें? बहुत अच्छा सवाल है। तो मुझे ऐसा लगता है, और मैंने ये ट्वीट भी किया था, कि पॉजिटिव ट्रिगर्स को बाजार अभी फैक्टर इन नहीं कर रहा है। तो आप देखिए पिछले 4-5 महीने में क्या क्या हुआ है। जीएसटी कट अनाउंस हुआ है, आरबीआई ने रेट कट किया है, रेपो रेट जो सीआरआर कट है सितंबर से लागू हो जाएगा, जो कैश इन्फ्यूज होता है सिस्टम में। बहुत सारे लोन्स के रिस्क वेट चेंज हुए हैं। इनकम टैक्स कट बजट में हो गया था, उसका इम्पैक्ट आपको धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ा रेटिंग अपग्रेड हुआ है भारत का 20-25 साल बाद। तो रेटिंग अपग्रेड इतना बड़ा इवेंट है, मैं एक्चुअली हैरान हूं कि बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं आया, क्योंकि जब हमारी कंट्री की रेटिंग ऊपर जाती है तो कॉस्ट ऑफ फंड्स नीचे होता है। कॉस्ट ऑफ फंड नीचे होते हैं तो फ्लोज आने चाहिए, वो बैंक्स के लिए, एनबीएफसीज के लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए अच्छा होता है। तो जब बाजार, मेरा एक तजुर्बा रहा है कि पिछले 20 साल में 17 साल बाजार 10% गिरा है। कभी कोविड, कभी ट्रंप, कभी रशिया यूक्रेन, कभी इजराइल ईरान, कभी कोविड, कुछ ना कुछ गलत होता रहता है। लेकिन एवरेज करेक्शन 6-8 महीने से ज्यादा नहीं रहता है। मतलब एक आध एक्सेप्शन रहा होगा 2009 से 13 जब बाजार फ्लैट रहा हो, बट एवरेज करेक्शन कोविड में भी आप देखिए मार्च से लेके जून तक में बाजार वापस बाउंस कर गया था। तो जो डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स हैं जहां पे हमें लग रहा है कि बेनिफिट आने वाला है, जैसे सीमेंट है, जीएसटी जो है 28 से हमें लग रहा है कि 12% होगा। 3 साल से वहां कुछ नहीं हुआ है। 2 व्हीलर्स हैं, हमें लग रहा है 28 से 12% जीएसटी आने वाला है। पेपर है 12% पे, हो सकता है 5 पे आ जाए। कुछ जो कॉमन हाउस होल्ड के कंजम्पशन है वहां पे मुझे लगता है सरकार का फोकस है, जीएसटी कट का आपको बेनिफिट मिलेगा। तो डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स पे थोड़ा सा निगाह रहनी चाहिए। सेकेंड, अपने आसपास देखिए, थोड़ा कॉमन सेंस जिसे इन्वेस्टिंग हम बोलते हैं। आप देखिए, मैं ट्रेंड की बात करता हूं, मैंने काफी इसके बारे में चर्चा करी। उसने सरोजनी नगर, फैशन स्ट्रीट को मॉल में ले आया। कोई भी चीज 999 के ऊपर नहीं है। 1 मिनट में अनुज 90 टी शर्ट्स बिकती हैं, 1 घंटे में 20 जीन्स बिकता है, हर 2 दिन में एक स्टोर ऐड हो रहा है। अभी 8-8.5 हजार में उसको सबको लेना था, 5,000 पे सब डरे हुए हैं। राइट, आज अगर आप बाहर जाएंगे आपको सडनली दिखेगा कि M&M के व्हीकल्स आपको बहुत ज्यादा दिखेंगे। रूरल क्रॉप बहुत अच्छा है,
आप बात करेंगे एमपी में तो बहुत अच्छा क्रॉप है, मानसून अच्छा है, तो जो डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स हैं, जो कॉमन सेंसिकल इन्वेस्टिंग है, अभी रेटिंग अपग्रेड होगा, कॉस्ट ऑफ फंड नीचे आएंगे तो बैंक्स अच्छा करेंगे, कंजम्पशन बढ़ेगा तो ट्रेंड जैसे स्टॉक्स अच्छा करेंगे, टू व्हीलर से रिलेटेड, तो आप बेसिक कंजम्पशन वाली चीजों पे अगर आप यहां ध्यान देंगे तो बाजार आपको रिवॉर्ड करेगा। एक बार जब टैरिफ का इश्यू सॉर्ट आउट हो जाता है तो जो हमारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं उस पर भी आप निवेश कर सकते हैं। टाइम बीइंग के लिए डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स पे फोकस करिए, बेसिक कंजम्पशन सेक्टर्स पे फोकस करिए। ठीक है। कमल जी, तो क्या इसके मद्देनजर कोई ऐसे प्रोडक्ट्स आपने लॉन्च किए हैं चॉइस में? इनफैक्ट नितिन जी भी मेंशन कर रहे थे, थीमेटिक फंड्स का हमने दौर देखा था पिछले साल भी। तो क्या अब वो दौर लगता है आपको फिर से थोड़ा सेक्टोरल शिफ्ट होगा या फिर थोड़ा पीछे जा रहे हैं हम? चॉइस ने कोई ऐसे प्रोडक्ट्स अभी लाए हैं? चॉइस बेसिकली वर्किंग करती है कि क्लाइंट की नीड क्या है। जैसे हमने 2-3 चीजों पे विशेष रूप से काम किया है। एक इंफॉर्मेशन पे कि कोई भी कंपनी जो लिस्टेड है उसको सर्टेन कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती है और एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना पड़ता है। जैसे ही वो चाहे बीएससी या एनएससी को कोई भी इन्फॉर्म करेगी या कोई भी मीडिया में उसके बारे में न्यूज रहेगी, उसको वो विद इन सेकेंड वहां से उठा के और जिस क्लाइंट के भी पोर्टफोलियो में वो शेयर है उसके मोबाइल तक थ्रू व्हाट्सएप पहुंचाता है। दूसरा, कई बार क्लाइंट को ये समझ में तो आता है, जैसे भी आज अभी गुरमीत जी ने बताया कि एफएमसीजी अभी बहुत अच्छा रहने वाला है, लोगों के हाथ में पैसे, इनकम टैक्स का बेनिफिट अभी मिलना शुरू होगा, जीएसटी का बेनिफिट मिलेगा, इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट मिलेगा, मानसून बहुत अच्छा है, उसमें नया पैसा लोगों के हाथ में आएगा। मुझे लग रहा है कि एफएमसीजी अच्छा जाएगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि एफएमसीजी के कौन से स्टॉक में मैं इन्वेस्ट करूं। हर सेक्टर के अंदर अच्छे स्टॉक भी हैं, एवरेज स्टॉक भी हैं और खराब स्टॉक भी है। अब खाली एफएमसीजी के हिसाब से अगर मैंने गलत स्टॉक ले लिया तो एफएमसीजी तो बहुत फ्लरिश कर रहा है लेकिन मेरा स्टॉक नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हमने बहुत सारे ऐसे बास्केट मॉड्यूल बनाए हैं कि अगर आपको एफएमसीजी में इन्वेस्टमेंट करना है, आप एफएमसीजी क्लिक कीजिए, एफएमसीजी में वो 3-4 स्टॉक का एवरेज बैलेंसिंग करके निकाल, जैसे म्यूचुअल फंड्स करते हैं, अगर उनको निफ्टी में इन्वेस्ट करना है तो वो पूरी बास्केट लेते हैं। तो उस तरीके से हमने जो टेक्नोलॉजी, ये हर चीज जो भी हो रही है सब विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी है। तो जो आज के नए इन्वेस्टर की, नए ट्रेडर की जो नीड है, उसके माइंडसेट को समझते हुए जो भी बेस्ट प्रोडक्ट्स पॉसिबल है वो हम तैयार कर रहे हैं लगातार। इम्प्रेसिव। अनुज जी, सेम सवाल आपसे, अगर मैं सेक्टर स्पेसिफिक आपसे बात करूं और 2-3 सेक्टर्स आपको चुनने हैं अभी, तो आप कौन से चुनोगे? आई थिंक कमल जी, गुरमीत दोनों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। आई थिंक अभी कुछ समय के लिए पूरा का पूरा आपको डोमेस्टिक सेक्टर ओरिएंटेड होना होगा। कंजम्पशन, आई थिंक कंजम्पशन में बहुत लोग कह रहे हैं कि रैली मिस हो गई, रैली मिस हो गई। क्या रैली मिस हुई है? कुछ रैली हुई नहीं है अभी तो रैली, मतलब जैसे कहते हैं ना, अभी तो दाढ़ भी गीली नहीं हुई है, अभी तो पूरा खाना बाकी है। अभी तो मतलब क्या, कितने चल रहे हैं स्टॉक्स? 1 साल से 2 साल से बजट के बाद जब वो कट आया, 3-4 दिन कंजम्पशन बड़ी रैली हुई, उसके बाद वो जिस तरीके से फिजल आउट हुई, उसके बाद कोई नंबर्स नहीं आए 2 क्वार्टर तक, उसमें रैली बहुत बुरी हुई। एक मैं आपको बताऊं, अभी आपको एक और मौका मिलेगा कंजम्पशन में, एक और करेक्शन आएगी। क्यों आएगी वो करेक्शन? क्योंकि अब आपको पता है, मुझे पता है कि जीएसटी कट होने वाला है दिवाली पे, तो हम दिवाली तक थोड़ी सी अपनी परचेजेस को होल्ड करेंगे। मतलब ऑब्वियसली अब वो कंजम्पशन जिसको आप होल्ड कर सकते हैं, अगर आपको अपना रुमाल खरीदना है, बनियान खरीदनी है, वो तो आप खरीदेंगे ही, लेकिन अगर आपको अपनी गाड़ी खरीदनी है तो उसको आप आराम से 3 महीने पोस्टपोन कर सकते हैं ना। तो वहां पर नंबर्स में थोड़ा सा एक इंपैक्ट आएगा, तो वहां पर आपको मौका मिलेगा। लेकिन इस बार जो मौका आएगा ना, उसमें डरना नहीं है। जैसा गुरमीत ने बोला, मैं खैर ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक बात कम करता हूं, जैसे ट्रेंड का एक एग्जांपल था, मैं बार बार हीरो मोटो का एग्जांपल देता हूं। अभी हीरो मोटो करेक्ट हो रहा है, क्यों? क्योंकि वो इंडेक्स से बाहर हो रहा है इसके लिए अभी, और ऐसे कुछ टाइम के बाद शायद वो एक जोन में आ जाएगा जहां पर बहुत अच्छा मौका देगा आपको। ऐसे आपको कई स्टॉक्स मिल जाएंगे, भारती है, इंडिगो है, हमने कितनी बार बात की है इन स्टॉक्स की। आप और देखिए किस हर लेवल पे बात की है, हर लेवल पे लोगों को लगा कि अब तो मिस हो गया, और वो स्टॉक वहां से डबल हुए। तो हिंदुस्तान में जो डोमेस्टिक कंपनीज है ना, उनमें पोटेंशियल अभी भी बहुत ज्यादा है। सोलर एनर्जी देख लीजिए, डिफेंस देख लीजिए, हम डिफेंस की बात कर रहे थे अभी, डिफेंस में मैसिव पोटेंशियल है अभी। और जिस तरीके के हमारे नेबर्स हैं, खासतौर से
इस साइड पर, अगर दूसरी साइड पर थोड़ा सा मामला सेटल हो रहा है, लेकिन तो डिफेंस तो हमारा अपने आप ही बहुत अच्छा रहने वाला है। ऐसे कई सेक्टर मिल जाएंगे आपको। एक बार ये सब मामला सॉर्ट होगा टैरिफ का, तो आईटी और फार्मा भी अच्छा करेगा। अब मैं कहता हूं ये सब नहीं होता ना, और कुछ मत करिए, इस देश पे भरोसा है ना, निफ्टी को का ईटीएफ लेते रहिए। मैं तो निफ्टी का ईटीएफ लेता हूं, और भगवान की दया से मैंने बहुत पैसा बनाया निफ्टी का ईटीएफ लेके भी। सिर्फ निफ्टी की मैं एसआईपी करता हूं, और जब भी निफ्टी 10% करेक्ट होता है 10 महीने की एसआईपी एक साथ कर देता हूं। जब 20% करेक्ट होता है 20 महीने की एसआईपी एक साथ कर देता हूं। और जब वो कोविड वाला फेज आया था, मैंने जितना मेरा बोनस मिला था मैंने सारा मार्केट में डाल दिया था, और वो आज की डेट में उसकी वजह से मैं बहुत खुश हूं। तो इस वजह से ट्रस्ट इंडिया, एंड इंडिया का एक स्टॉक है निफ्टी। निफ्टी आप चाहे सेंसेक्स में कर लें, बेसिकली उसमें इन्वेस्ट करें। अगर इंडिविजुअल स्टॉक नहीं चुन पा रहे हैं तो क्या दिक्कत है, लेकिन इन्वेस्ट जरूर करिए। मेन चीज ये, बॉटम लाइन ये। कुछ कहना चाह रहे हैं आप गुरमीत जी? हाँ, मैं यही बात कर रहा था अनुज से। डिफेंस की बात करते हैं, हम कई बार चर्चा करते हैं। एक जो बड़ा बदलाव आया है वो ये आया है कि हम 92% इम्पोर्ट कर रहे थे। हमने पिछले साल 25,000 करोड़ एक्सपोर्ट किया। अभी रक्षा मंत्री ने परसों स्पीच दी, हम 1.25 लाख करोड़ एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं। मैं थोड़ा फॉर्चुनेट रहा डिफेंस में, कुछ कंपनीज के मुझे साइट पे गया, कुछ देखने को मिला। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास अभी 29 स्क्वाड्रन बचे हैं जब से मिग 21 रिटायर हुआ है। अनुज ने बात करी हमारे होस्टाइल नेबर्स हैं। आज अगर हमारा 2 वे वॉर हो जाए, अब तो 3 वे भी हो सकता है बांग्लादेश में, तो हमें 43 चाहिए। इनफैक्ट 65 की जंग में भी हमारे पास 32 थे। तो आप ये देखिए कि हमें कम से कम 20 एक स्क्वाड्रन में 18 जेट होते हैं। तो मतलब आपको 350 के आसपास फाइटर जेट चाहिए। अब इसमें कौन बेनिफिट करेगा? और ये 10 साल में प्रोक्योर होगा, क्योंकि आज इंजन बनेगा। तो उस स्टॉक पे चुपचाप जाके आप बैठ जाइए। ब्रह्मोस मिसाइल है, इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल मैक 5 बनाता है। मैक 5 मतलब 5 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड। 33 करोड़ की मिसाइल है ये एक। जो इसका सब्स्टिट्यूट है, वैसे तो ब्रह्मोस का ज्यादा सब्स्टिट्यूट है नहीं, वो 90 करोड़ का है। तो भारत की एक जो खासियत है, जैसे हमने चंद्रयान 700 करोड़ में कर दिया, हमारी मिसाइल, हम जो इक्विपमेंट्स बना रहे हैं उसकी कॉस्ट 1/3 1/4 है। अब तो हमने लाइव टेस्टिंग कर दी अभी 2-3 महीना पहले। हम तो लोगों के तो सिमुलेशन हो रहे हैं, हमारा तो लाइव टेस्ट हो गया अभी सारे वेपन्स का। फिर हमने फोड़िया है वो तो वापस बनानी है। तो मैं कह रहा हूं आप डिफेंस को सिर्फ ब्रेक करिए। आप देखिए फाइटर जेट कौन बना रहा है, ब्रह्मोस कौन बना रहा है, पिनाका रॉकेट कौन बनाता है, ड्रोन कौन बनाता है, मॉनिटरिंग कौन कर रहा है, सिमुलेटर्स कौन बनाता है। आपको 5-6 ऐसे नाम मिलेंगे कि आप उसमें सिर्फ बैठ जाइए। हीरो होंडा की एक ऐड आती थी अनुज, फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट। हमारे साथ प्रॉब्लम है, हमें उसको रोज देखना है। अभी गोल्ड गिरता है 10%, तो क्या रोज सुनियारे पे पहुंच जाते हैं कि क्या हुआ इसका बताओ जरा हमें। तो प्रॉब्लम है एसेट क्लास की है कि हमें रोज देखना है। और मजे की बात यह, लगाते 5 रुपए हैं 100 में से, एनालिसिस पूरे ब्रह्मांड का करते हैं। सोने की बात की आपने गुरमीत जी। कमल जी, सवाल आपसे, कमोडिटी को कितना बड़ा एसेट दिखते हैं आप, और क्या पोर्टफोलियो में कितना हिस्सा होना चाहिए कमोडिटी का? पोर्टफोलियो में कितना बड़ा हिस्सा होना चाहिए तो गुरमीत जी और अनुज जी ज्यादा बेटर बता पाएंगे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ट्रैक नहीं करता। लेकिन कमोडिटी एक बहुत अच्छा एसेट क्लास बन के उभरा है। पहले गोल्ड में इन्वेस्टमेंट जो है वो जनरली ओनली ज्वेलरी फॉर्म में ही ज्यादा था, और जेंट्स की जो परिवार के मुखिया हैं उनकी मानसिकता होती थी कि चलो कोई नहीं, ज्वेलरी है लेकिन गोल्ड में है, सेफ पड़ा है वो। लेकिन ईटीएफ के बाद, और ये चीजों में गोल्ड सिल्वर ईटीएफ भी आ रहे हैं अभी, इन सब के बाद में कमोडिटी भी एक बहुत अच्छा एसेट क्लास बन के उभरा है। और जिस तरीके से पिछले 3-4 सालों में इसने भी रिटर्न दिया है, तो उससे भी उसका अट्रैक्शन और ज्यादा अच्छा हुआ है। अल्टीमेटली पहले इसकी भी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं अवेलेबल थी, डेटा अवेलेबल नहीं हो पाते थे। अभी तो इवन एग्रो कमोडिटीज वगैरह की भी डेटा आपके पास बहुत इजीली और एक्सेसिबल अवेलेबल है। पहले मंडीज के अंदर कितना जीरा आ रहा है, कितनी हल्दी आ रही है, पता ही नहीं होता था। आज आपके पास ये डेटा आपके पास एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में अवेलेबल है। तो जैसे ही चीजें ऑर्गेनाइज होगी उसका बेनिफिट मिलेगा ही। और आई थिंक कमोडिटी नॉट एज इक्विटी बट
इन द सेकंड पोजीशन आई थिंक इक्विटी कमोडिटी भी एक अच्छा एसेट क्लास बन के उभरा है, जो आज के दिन मोटा मोटी हर आदमी सोचता है कि मेरे पोर्टफोलियो में आइदर ईटीएफ और कुछ भी फॉर्म में मैं इसमें जरूर, या फिर मैं म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहा हूं तो म्यूचुअल फंड फिर उसको पैसिव मोड के अंदर ईटीएफ वगैरह के अंदर लेके उसको कर रहे हैं।